हेलो भारत के वीरों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि जो हम लोग डिटेल सॉल्यूशन लेकर आएंगे एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का पहला जो है वीडियो लेक्चर हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें एनसीईआरटी का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन होगा, 1 बाय 1 करके हर एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो एनसीईआरटी है, अपडेटेड एनसीईआरटी जो रेशनलाइज्ड 2023-2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीरीज में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो सबसे पहला जो है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 23 क्वेश्चन है। उसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें 11 क्वेश्चन है। जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी 9 क्वेश्चन। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है दैट विल बी 13 क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स है 7 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 8 क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिंग करंट 11 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 10 क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स 31 क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स 6 क्वेश्चन। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर जो है 11 क्वेश्चन। एटम्स 9 क्वेश्चन। न्यूक्लियर 10 क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दैट विल बी 6 क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है आप लोग को जो एडिशनल एक्सरसाइज होता था वो हटा दिया गया कंप्लीट। तो हम लोग जो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों, अगर आपको एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो लास्ट था वो हम आपको बनाकर दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग वेब सीरीज जो स्टार्ट करेंगे रूट्स का, तो वो हम लोग करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड रेशनलाइज, जो कि न्यू अपडेटेड आया है एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड जो फील्ड है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि 23 क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको डिस्प्ले हो रहा है। कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर having charges of 2 into 10 raised to the power -7 and 3 into 10 raised to the power -7 placed 30 सेंटीमीटर apart in the air। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि दो यहाँ पे स्फीयर ले लिया है, देखिएगा ये, एंड यहाँ पे सेकंड स्फीयर है। यहाँ पे क्या बोला आपको कि जो ये Q1 की वैल्यू है इस चार्ज पे जो स्फीयर है दैट विल बी 2 into 10 raised to the power -7 कूलम। जो सेकंड स्फीयर है उस पे चार्ज जो ले लिया गया कितना 3 into 10 raised to the power -7 कूलम। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन, ये एयर मीडियम में लिया है, किसी भी मीडियम के अंदर नहीं लिया है। और सेपरेशन आपको कितना गिवन है, सिंपल 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे 30 सेंटीमीटर तो सिंपल आप लोग जानते होंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सिंपल होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे तो सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। स्फीयर है, यहाँ पे रेडियस कुछ नहीं दिया है, डिस्टेंस सेपरेशन गिवन है, तो आप सिंपल पॉइंट चार्ज मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई और कंसिडरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, K की वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9 होने वाला है। जो Q1 की वैल्यू होने वाला है दैट विल बी 2 into 10 raised to the power कितना होने वाला है, -7 into 3 into 10 raised to the power -7 होने वाला है, एंड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब अपन R स्क्वायर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, बट आपको कंसीडर किस में करना होगा, मीटर में। कन्वर्जन जरूरी है, अगर कन्वर्जन गलत करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 30 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए करने वाले 10 raised to the power -2 एंड इट्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कंप्लीट आने वाला देखिएगा कितना, 9 इंटू 2 इंटू 3 हम लोग कितना करने वाले हैं, 6 इंटू 10 raised to the power 9, और ये कितना आने वाला है, -14 डिवाइडेड बाई 30 स्क्वायर दैट मींस 30 इंटू 30 इंटू 10 raised to the power -4। अब अपन यहाँ पे 0 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होने वाला है, 9 इंटू 6 इंटू 10 raised to the power -5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 raised to the power -2। अब यहाँ पे देख रहे होंगे 9 9 9 विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो ये कंप्लीट आंसर कितना आने वाला है, 6 इंटू 10 raised to the power -3 न्यूटन। तो ये आपका जो है कंप्लीट आंसर आ चुका है कितना, 6 इंटू 10 raised to the power -3 न्यूटन इज द राइट आंसर बिटवीन द टू स्फीयर। अब यहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं देखिएगा ध्यान से कि दोनों पे जो चार्ज है वो क्या है, माइनस का मतलब ये नहीं है माइनस पावर है बच्चों, इसका मतलब ये जो चार्ज है दैट विल बी पॉजिटिव, दिस चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव, मतलब दोनों चार्ज पॉजिटिव है, मतलब दोनों के बीच में क्या लग रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और कितने से लग रहा था फोर्स बेटा, 6 मिली न्यूटन से कह सकते हो, मतलब 6 इंटू 10 raised to the power -3 न्यूटन का फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हो रहा था दोनों स्फीयर के बीच में। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोगों से, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ओके, अब यहाँ पे क्या बताओ, आपको जो फोर्स है ना वो गिवन है डायरेक्टली दो स्मॉल स्फीयर के बीच में। तो देखेंगे अगेन हम लोग स्मॉल स्फीयर बनाने वाले हैं
और इसके बीच का जो है बेसिकली सेपरेशन आपसे पूछ रहा है। पहला पार्ट कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दैट मींस इस r की वैल्यू पूछ रहा है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो q1 की वैल्यू गिवन है दैट विल बी 0.4 माइक्रोकूलम एंड q2 की वैल्यू जो गिवन है दैट विल बी कितना गिवन है आपको -0.8 माइक्रोकूलम। और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन है दैट विल बी गिवन है कितना 0.2 न्यूटन। अब यहाँ पे समझिए इस बात को, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, तो फोर्स सिंपल लगने वाला है F इक्वल्स टू K Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए अगर आप +2 की तैयारी कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगने वाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोगों को सिंपल है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो F की वैल्यू जो गिवन है 0.2 न्यूटन, K की वैल्यू आप लोग जानते हैं K की वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम, दैट मींस 0.4 × 10⁻⁶। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइक्रो मिली या जो भी चीजें गिवन आपको इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं बात करूं 1 मिलीकूलम, तो 1 मिलीकूलम कितना होता है प्यारे बच्चों 10⁻³ कूलम। अगर माइक्रोकूलम की बात करेगा तो 10⁻�6 कूलम। अगर नैनोकूलम की बात करेगा तो 10⁻�9 कूलम। अगर पिकोकूलम की बात करेगा तो कितना लेने वाले हम लोग 10⁻12 कूलम। तो बेसिक फंडामेंटल आपको याद होना चाहिए इस तरीके से। तो चलिए मैंने आपके लिए लिख भी दिया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक साइड पॉइंट पे। आगे हम लोग देखते हैं कि सेकंड चार्ज जो Q2 की वैल्यू है दैट विल बी माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं 0.8 × 10⁻�6 कूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने माइनस यूज नहीं किया है बिकॉज हम लोग जो लिख रहे हैं दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये आपको जो फोर्स गिवन था इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे जो आपका फोर्स गिवन है दैट विल बी 0.2 न्यूटन। तो 0.2 न्यूटन जो गिवन है प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, तो ये जो 0.2 न्यूटन आपको गिवन है ये 0.2 न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, किसी डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग माइनस को कंसीडर करने वाले नहीं है। तो अपन चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ से R की वैल्यू आप निकाल पाएंगे तो निकालिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देखिएगा यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू कितना आने वाला है दैट विल बी 9 × 0.4 × 0.8, दैट मींस ये कितना आने वाला है 0.32 × 10⁻⁹ -6 -12 होने वाला है डिवाइड बाई 0.2। तो 0.2 जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये 0 से 0 कट हो जाएगा तो ये कितना आने वाला है 1.6। तो 1.6 मतलब कितना आने वाला है बच्चों 14.4 × 10⁻⁻ कितना आने वाला है -3, 10⁻⁻3। अब अपन इसका पॉइंट हटाते हैं, 0 नीचे लेकर आते हैं तो ये कितना होने वाला है देखिएगा 144 × 10⁻⁻4। अब ये सिंपल आपको समझ आएगा। अब देखिएगा R स्क्वायर जैसे निकालेंगे तो R की वैल्यू कितना हो जाएगा √144 × 10⁻⁻4, दैट इंप्लाइज कितना आने वाला है 12 × 10⁻⁻2, दैट इंप्लाइज कितना आने वाला है सिंपल 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर या अपन कह सकते हैं 0.12 मीटर। तो ये दोनों करेक्ट आंसर है, जो भी आपको एवेल्युएट करना है वो कर सकते हैं। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर आ चुका है कि दो स्मॉल स्फीयर जिसके बीच का जो चार्ज था 0.4 माइक्रोकूलम एंड -0.8 माइक्रोकूलम, उसके बीच का जो सेपरेशन था विद द फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन इज 12 सेंटीमीटर। तो आई होप सो वीडियो लेक्चर से आपको ये डिटेल सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.3, एक्चुअली यहाँ पे 1.3 आएगा बच्चों। तो नेक्स्ट जो है 1.3 आपको क्या कर रहा है, चेक दैट द रेशियो Ke² डिवाइड बाय Gme इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और MP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। आपको सिंपल बता रहा है कि बताइए कि मुझे जो Ke² है टू दैट ऑफ G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होने वाला है डायमेंशनलेस होने वाला है यार। तो डायमेंशनलेस ये तो समझने वाली बात है ना कि अगर अपन बात करते हैं फोर्स दैट ऑफ फोर्स का रेशियो तो बेसिकली डायमेंशनलेस आने वाला है। मतलब कह रहा है क्या आपको मैं उल्लू बना रहा हूं आप बन जाओगे क्या, अरे नहीं यार क्यों बन जाओगे, आप तो समझदार हो। तो देखो F इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो कितना होने वाला है Ke² डिवाइडेड बाय R² फॉर अ फिक्स्ड डिस्टेंस। सेम R डिस्टेंस अपन फिक्स रखते हैं किसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, दैट विल बी Gm1 m2 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय R²। सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर रेशियो अगर अपन करेंगे F इलेक्ट्रोस्टैटिक टू दैट ऑफ F ग्रेविटेशनल तो कितना आने वाला है Ke² डिवाइडेड बाय R² डिवाइडेड बाय
GME इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को चेप दिया तो ये कितना आने वाला है बच्चों, के स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर अपन बात करते हैं कि यहां से अगर डायमेंशंस की बात करें तो सीखिएगा इस चीज को। अगर हम लोग यहाँ पे साइड में लिखते हैं, देखिएगा साइड में मैं लिख रहा हूँ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन के पास कितना है, के इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। इक्वल्स टू के इंटू चार्ज क्या होता है, क्या, कूलम स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, के का डायमेंशन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके उस तरीके से अगर बात करते हैं एफ ग्रेविटेशनल का तो कितना आ जाएगा, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे गिवन है डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगेन फोर्स कोई भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल कोई भी फोर्स हो, यूनिट तो सेम होगा ना यार, न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन और ये इधर आ जाएगा अगेन तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा जी इंटू के जी स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों के जी स्क्वायर को डिवाइड में ले जाइए तो जी की वैल्यू कितना आने वाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, जी के भी डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अपन देखिएगा यहाँ पे लिखने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, के का डायमेंशन, तो के का डायमेंशन निकाल चुके हम लोग डायमेंशनल फार्मूला से। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू चार्ज क्या होने वाला है, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी का निकाल चुके हैं कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखिएगा प्यारे बच्चों इसकी बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों का तो यूनिट केजी होने वाला है ना, तो कितना आ जाएगा केजी इंटू केजी विल गेट कैंसिल्ड आउट विद दिस, कूलम स्क्वायर गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर गया, तो क्या आ गया ये डायमेंशनलेस, क्या आ गया डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों, अरे जिसका यूनिट ही नहीं है भाई डायमेंशन कहां से होगा, इसका यूनिट तो नहीं है ना, तो यूनिट डिफाइन नहीं हुआ, दैट मींस इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 0 m0 l0 t0। तो सिंपल है, एज सिंपल एज दैट कि आप लोग सिंपल फोर्स का रिलेशन लिख सकते थे और यहाँ पे क्या कर सकते थे, डायमेंशनलेस सिंपल प्रूव कर सकते थे। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट आप लोग से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट आप लोगों से कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो डज द रेशियो सिग्निफाई। अब यहाँ पे आपसे वैल्यू भी पूछ रहा है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिएगा मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए तो यहां पे अगर बात करते हैं रेशियो ऑफ के स्क्वायर टू दैट ऑफ जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो के है, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के की वैल्यू कितना होने वाला 9 इंटू 10⁻⁹। जो हमारा के की वैल्यू होता है, ई की वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली जी की वैल्यू जो होता है ये कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके उस तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है कितना 1.67 इंटू 10⁻672 होता है एक्चुअली -27 केजी। अब इन सब वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिएगा रेशियो आ जाएगा आपको कितना 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू -19, तो -19 का स्क्वायर करेंगे आप लोग, ये मैं स्क्वायर लिख रहा हूं सीधा, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितना आने वाला 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डिवाइड 1.672 इंटू 10⁻27 केजी, राइट। अब ये देखिएगा ये वैल्यू आप लोग सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो अप्रोक्सीमेट करके मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूं। ये 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना आने वाला 9 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10⁻, सॉरी ये वाला पार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा ये आ जाएगा 9.1, तो 9.1 इंटू 10⁻, ऊपर ले जाते हैं सारे को और देखिएगा मैं लिखने वाला हूं 10⁻38, इधर से आने वाला है क्या +9, तो +9, इधर से आने वाला है +31, इधर से प्लस आने वाला है 11, इधर से प्लस आने वाला है 27। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो सिंपल है, देखिएगा यहां से पावर जो हो जाएगा इन तीनों का ऐड करके तो -2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, तो ये आ गया कितना +2, मतलब ये हो गया कितना 29, ये आ गया 40, कितना आ गया प्यारे बच्चों 40। अप्रोक्सीमेटली इसको कैंसिल आउट कर लीजिए,
तो कितना आने वाला है 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10⁻40। अब इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 16/6.67 इंटू 10⁻39। दैट इंप्लाइज अप्रोक्सीमेटली इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू कितना आने वाला है 10⁻39। तो ये आंसर सिंपल आ जाएगा रेशियो कि आपको ke² टू दैट ऑफ Gme इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू प्रोटॉन का रेशियो है यार। तो आप लोगों से अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या निकाले हैं, बेसिकली ये देखेंगे आप, तो ये हम लोग जो सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकाले हैं दैट विल बी F इलेक्ट्रोस्टैटिक टू दैट ऑफ F ग्रेविटेशनल, और इसकी वैल्यू कितना आ चुका है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻39। अब ये सिंपल जब आपने सॉल्व किया तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि F जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻39 टाइम्स ऑफ F ग्रेविटेशनल। तो इसमें आप सिंपल देख पाए होंगे कि दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल बी मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कल के डेट में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर सिंपल बता सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग एंजॉय किए होंगे। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.4 क्या कह रहा है आप लोगों से, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। अब यहाँ पे देखिए क्या आप लोगों से कह रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब बताइए। तो क्वांटा मतलब आप लोग जानते हो सिंपल पैकेट होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ऐसे समझो कि हमारा व्यूअरशिप है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो वो क्या हो सकते हैं 1 हो सकते हैं 2 हो सकते हैं 10 हो सकते हैं 1000 हो सकते हैं लाख हो सकते हैं मिलियन बिलियन में हो सकते हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं देखे होंगे कि 1.5 स्टूडेंट ने वीडियो लेक्चर को देखा। मतलब क्या है, एक छोटा बच्चा भी वीडियो लेक्चर देखता है तो उसका व्यूज 1 काउंट होता है। दैट इंप्लाइज क्या है कि अगर आप कोई भी वीडियो लेक्चर का व्यूज देख रहे हैं दैट मीन भी वो क्या है एक तरीके से समझिए चार्ज पार्टिकल है। तो जो भी चार्ज पार्टिकल होगा दैट विल बी ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर जो व्यूज होगा दैट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। जस्ट लाइक दैट जो चार्ज पार्टिकल होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर दैट विल बी ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज है बच्चों, दिस इज द टोटल चार्ज। ये क्या है प्यारे बच्चों, टोटल चार्ज। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और ई की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एन की वैल्यू आगे जाएंगे तो आप लोग सीखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिएगा कि टोटल चार्ज किसी बॉडी के अंदर जब निकालना है तो आप क्या करिए, सिंपल Q इक्वल्स टू N इंटू E ये अप्लाई कर दीजिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो बी पार्ट कह रहा है प्यारे बच्चों वो क्या कह रहा है, देखिएगा बी पार्ट आपसे कह रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग लार्ज स्केल में बात करते हैं तो किसी भी क्वांटिटी में जो इलेक्ट्रॉन है, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अपन बात करते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वाइज वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज क्या है, बहुत स्मॉल है कि बहुत लार्ज वैल्यू है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की अगर बात करते हैं तो बहुत स्मॉल चार्ज वैल्यू है। तो अगर एक सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं ना तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है, जो कि हम लोग क्या मान सकते हैं नेग्लिजिबल। एंड किसी भी मटेरियल के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट विल बी मिलियन ट्रिलियन बिलियन, मतलब कि क्या है इनफाइनाइट, सिंपली कह सकते हैं आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बिलियंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग अगर कंसीडर करते हैं उसमें एक पार्टिकल को अगर आप जाएंगे सिग्निफाई करने तो वो क्या हो जाएगा वैल्यूज निग्लिजिबल हो जाता है। दैट इज वाई हम लोग इसको लार्ज स्केल पे कंसिडरेशन नहीं कर सकते। तो इसमें सिंपल लिख सकते हैं इन एनी कंडक्टर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट but when we are going to microscopic nature for the single particle, so this value is very small and it will be there is no significance or you can say it will be negligible, right? चलिए हम लोग आप लोग आई होप आप लोगों को समझ आएगा ये चीज। तो हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना आप लोगों से, मुझे बताइए कि जो चार्ज है अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा आप लोगों को 1 कूलम का, कितने का 1 कूलम का चार्ज है, तो उसमें बताइएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन में दे रहा हूं आप लोगों को 6.25 इंटू 10⁻⁹, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10⁻⁻19, ऑप्शन सी 6.25 इंटू 10⁻⁻18 एंड ऑप्शन डी 6.25
इंटू 10⁻⁻18। तो ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट आ रहा है कि एक कूलम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने परसेंट थे। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए यार बच्चों, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन, ये समझने वाली बात है कि देखिए बेसिक प्रॉपर्टी जब चार्ज जो है ना उससे क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर रहा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ द चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ। अ सिमिलर फेनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड विथ मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इस बात को समझो कि अगर मान लीजिए कोई भी ग्लास रॉड है, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब अपन यहाँ पे जब ग्लास रॉड कंसीडर किया, अब इसको क्या करते हैं आप लोग, एक सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। तो जब आप इसको सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, तो ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी, इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बॉडी ए है, यहाँ पे अनदर बॉडी क्या है बच्चों, दिस इज द बॉडी बी, दिस इज द बॉडी बी। अब क्या करता है, बॉडी ए अगर मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन दे देता है बॉडी बी को, अगर बॉडी ए 100 इलेक्ट्रॉन दे देता है बॉडी बी को, तो मुझे बताइए बॉडी ए पे कितना चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियसली आप बोलेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन गया सर, दैट मींस पे 100 इलेक्ट्रॉन, और बॉडी बी जो है इस पे कितना आ जाएगा, -100 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इस पे चार्ज जो है, इसने चार्ज लिया तो निगेटिव और दिया तो पॉजिटिव। अगर मैं आपसे सिमिलरली बोलूंगा कि अगर मान लीजिए बॉडी ए ने 2.5 इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी बी को दिया है, तो बताइए पॉसिबल है क्या। आप बोलेंगे नहीं सर, अभी आपने बताया था इंटीजर के फॉर्म होता तो 2.5 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उस तरीके से आप देखेंगे, अपन बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जब दिया इसने तो कितना आ गया चार्ज, +100, और इसमें जब लिया तो कितना आ जाएगा, -100। बहुत बढ़िया साहब। अब देखिए जब सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे आप इसको, किसको, ग्लास रॉड को, तो ग्लास रॉड का जो है ना मास, बेसिकली चार्ज जो है ना, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बेसिकली जो चार्ज है मास के बिना तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता यार। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टीज है, या तो स्टार्टिंग पॉइंट है, वीडियो लेक्चर जाके देखिए। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज जो है बेसिकली बॉडी का प्रॉपर्टीज है, दैट मींस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब क्या है, जब आप सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे ग्लास रॉड को, जब इस तरीके से रब करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल होगा, ग्लास रॉड होगा, उसमें देखते होंगे स्केच का निशान पड़ जाते हैं ना। जब निशान पड़ जाएगा इसका मतलब क्या है कि कुछ मास जो है ग्लास रॉड का ट्रांसफर होगा किस पे, सिल्क क्लॉथ पे। उस पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से आप स्क्रैचेस का देख रहे होंगे, स्क्रैचेस का निशान आ जाता है, तो इसका मतलब ये कुछ मास जो है ग्लास रॉड का ट्रांसफर होगा किसके पास, सिल्क क्लॉथ के पास। इसका मतलब इस ग्लास रॉड ने मास अपना दे दिया किसको, सिल्क क्लॉथ को, और सिल्क क्लॉथ ने यू कैन से मास ले लिया ग्लास रॉड से। इसका मतलब जो ग्लास रॉड है उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका मास ट्रांसफर हो गया किसी पे, और सिल्क क्लॉथ ने मास ले लिया। इसका मतलब इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप से समझ आ रहा होगा। इसका मतलब अगर दो बॉडी है, समझिएगा इस बात को, अगर दो बॉडी है ए एंड बी, इनिशियली दोनों का मास सेम है, इसका भी मास एम है और इसका भी मास एम है। अब कुछ देर बाद हमने क्या किया, इस बॉडी को हमने नेगेटिव चार्ज दिया और इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया बाय द सेम अमाउंट। मान लीजिए क्यू, यहाँ पे -q दिया और यहाँ पे +q दिया। तो मुझे बताइए मास जो है किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए, मास ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी बी। ऑप्शन बी, मास ऑफ बॉडी ए इज लेस देन मास ऑफ बॉडी बी। ऑप्शन सी, मास ऑफ बॉडी ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी बी। ऑप्शन डी, नन। तो मुझे जरूर ये कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि कौन सा बॉडी पे जो चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब मास किसका हैवी हो जाएगा, नेगेटिव वाले का या पॉजिटिव वाले का। तो चलिए आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा कि मास ट्रांसफर जिस पे से हो रहा है उस पे पॉजिटिव और जो ले रहा है वो नेगेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, नेट चार्ज यहाँ पे कितना होने वाला है बच्चों, 0। तो नेट चार्ज 0 का मतलब क्या है, जो चार्ज है इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते। चार्ज नीदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर लिया क्योंकि नेट चार्ज यहाँ पे 0 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम are located at the corner of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन समझिएगा। अगर मान लीजिए आप सिंपल एक का स्क्वायर ले लिए प्यारे बच्चों, जिसका नेमिंग आप लोग कर लीजिए, सिंपल आपको बोला हुआ है A B
सी एंड डी। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखिए क्यूए की वैल्यू कितना गिवन है, सिंपल 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे जो क्यूबी की वैल्यू गिवन है दैट विल बी -5 माइक्रोकूलम। क्यूसी की वैल्यू कितना गिवन है प्यारे बच्चों, 2 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन डी के कितना गिवन है, सिंपल -5 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटर पे चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का, तो यहाँ पे जैसे ही 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसा है ना कि अब हम लोग ऐसा है कि ऐसे 4 बंदे हैं, ये चारों मिलकर ना इस जो 5th चार्ज है उसको कूटने वाला है, मतलब घूंसा बजाने वाला है। तो देखिए क्या होने वाला है, जहां पे आपको पूछे, जिस चार्ज पे पूछे, जब भी नेट फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा फोकस अपना घुमाकर ले जाइए कहां पे, सेंटर वाले चार्ज पे जिस पे पूछा हो। तो हम लोग सारा फोकस किस पे ले गए बच्चों, सेंटर वाले चार्ज पे। अब सेंटर वाले चार्ज पे जैसे अपने फोकस ले गए, अब देखिए आप एक बात तो पता होगा आप लोगों को कि अगर मान लीजिए 2 चार्जेस Q एंड Q है, दोनों का नेचर सेम है, तो क्या होता है इसमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन कैसे होता है, अगर मैं Q1 का रिपल्सन Q2 पे पूछूंगा तो कैसे करेंगे, तो ये लात मारेगा Q2 को तो इसके हेड पे मारेगा, ध्यान रखिएगा यहां पे टेल होगा और हेड बे होता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिपल्सन और अट्रैक्शन देगा तो क्या करेगा, इसको यहां से इधर अट्रैक्ट करेगा, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए हम लोग देखते हैं, तो QA, अब ये देखिए कुछ नहीं बोला तो ये 1 माइक्रोकूलम मतलब पॉजिटिव है, तो ये 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, तो लात मारेगा या फिर प्यार देगा, तो आप देख पा रहे होंगे ये लात मारेगा। तो यहां से हमेशा जो लात मारता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग में मारता है, तो डिस्प्लेसमेंट बना देंगे। अब यहां से ये लात मारा इधर की तरफ। अब देखेंगे चार्ज 2 पे फोकस ले जाइए, चार्ज B। अब B का देखेंगे आप तो सिंपल निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, प्यार देगा, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्शन। तो हमेशा देखेंगे टेल जो होगा ना, टेल उस पॉइंट पे होगा जिस पे आपको नेट पूछेगा, या तो प्यार देगा या फिर लात मारेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज नेचर। तो ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव, तो प्यार दिया तो इसको अट्रैक्ट किया, टेल हमेशा जिस पे पूछा उसी पे रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, 2 माइक्रोकूलम की तरफ। अब 2 माइक्रोकूलम का ऑब्जर्वेशन देखिएगा, इसकी वजह से ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये क्या करेगा प्यार बच्चों, लात मारेगा अगेन। तो देखिएगा ये लात मारा इधर की तरफ। अब यहां पे देखेंगे अगेन जो डी वाला चार्ज पार्टिकल है, तो डी वाला प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगा, प्यार देगा, मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चीजें आपको समझ आया होगा। अब एक बात को देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे साइड लेंथ जो है ए बी बी सी सी डी सारा जो है ABCD सारा कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ये कितना गिवन है प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा डायगोनल प्यारे बच्चों, 10√2 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर। अब ये हाफ की बात करें तो ये हाफ कितना होगा प्यारे बच्चों, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसमें डिवाइड बाई 2 क्यों, क्या, क्योंकि ये डायगोनल का सेंटर पॉइंट है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। आई होप सो ये सारी चीजें समझ आया होगा। तो अगर अपन बहुत बात करते हैं, इसको सेंटर पॉइंट मान लेते हैं O, तो यहाँ जो फोर्स है बिटवीन द चार्ज AO, ये इक्विवेलेंट है, देखिएगा बिटवीन द फोर्स OC। ध्यान से देखिएगा, इसके बीच का जो फोर्स है और इसके बीच का जो फोर्स है वो सेम होगा, क्योंकि चार्ज वैल्यू सेम है 2 1, साइड लेंथ सेम है 5√2। तो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं जो मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स OB, ये इक्वल है किसके प्यारे बच्चों, फोर्स बिटवीन OD। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो फोर्स इक्वल है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो जो फोर्स है OA की वजह से जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, सिमिलरली जो फोर्स है इसकी वजह से OC की वजह से इस डायरेक्शन में, तो देखिएगा ये इक्वल एंड अपोजिट है, दिस विल गेट कैंसिल आउट। तो अगर नेट फोर्स लिखेंगे O पे, अगर आप मैं लिख के दिखाऊं आप लोगों को, देखिएगा कि F नेट ऑन चार्ज पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, FOA माइनस FOC प्लस FOD माइनस FOB। ये इक्वल एंड अपोजिट हो गया डायरेक्शन की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल आउट। तो F नेट जो आ गया प्यारे बच्चों, कितने, F नेट 1 माइक्रोकूलम पे कितना आ गया, 1 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू 0। अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखना चाहते हैं तो K Q1 Q2 बाय R² लगा दीजिएगा। एक के लिख के दिखाता हूं। अगर OA के बीच का अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा K इंटू 2 इंटू 1 इंटू, अब यहाँ पे देखिएगा माइक्रो में था तो 10⁻⁻⁶ और ये भी 10⁻⁻ कितना -6 डिवाइडेड बाई R², तो कितना 5√2
इंटू 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर मीटर बनाना पड़ेगा ये। तो ये किस डायरेक्शन में आएगा प्यारे बच्चों? अलोंग ओसी, अलोंग ओसी। तो ये जो फोर्स आएगा अलोंग ओसी, तो ये डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट कर दिया साथ साथ में। तो आप इस तरीके से सारा वैल्यूज को लिख के फिर माइनस करके जीरो कर सकते हैं। तो या तो ये कर लो या फिर जो मैंने ट्रिक बताया वो कर लीजिए। तो दोनों मेथड करेक्ट है, मार्क्स आपको दोनों बेसिस पे मिलेगा। अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा डिटेल में लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स का आ जाता है तो इतने से आपका काम चल जाएगा, और 1 मार्क्स में आता है ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई चक्कर ही नहीं है। तो चलिए आई होप सो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट? ओके, अब यहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस की चर्चा कर रहा है कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग जानते होंगे कि कुछ इस तरीके से होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से एक हाइपोथेटिकल लाइन होता है, ये ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे। अब यहाँ पे कहीं भी चार्ज पार्टिकल को रख दो, या किसी भी फील्ड लाइंस की अगर बात करते हैं तो वो जनरेट होता है ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। दैट मींस चार्ज पार्टिकल अगर कहीं पे रखा हुआ तो फील्ड लाइन जनरेट करता है। अब ये जब फील्ड लाइन जनरेट किया तो इसका मतलब ये है कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कितना लग रहा है, Q इंटू ई। अब ये Q इंटू ई फोर्स जो लग रहा है ये हमेशा क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल पे लगते रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंटिन्यूअस बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस अपीयरिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। दैट इज व्हाई charge particle can never be jumped from one point to another point. So we can simply say the electric field lines is always continuous curve because there is no sudden break in the charge particles, or you can say charge particle does not jump from one point to another point, and electrostatic force is always continuous on the charge particle. So as simple as that, आप लोगों को समझ आया होगा कि क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट कह रहा है explain why two field lines never be intersect each other at any point, है ना। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान है यार, आप लोग तो कर चुके हो और आप लोगों को आता भी होगा। तो चलिए फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। देखिएगा कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इधर से आया और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रहा है। अब इस पॉइंट पे मान लीजिए इंटरसेक्ट इसने करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे इंटरसेक्ट करेगा तो आप लोग जानते हैं कि इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो चीजों का डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस पॉइंट पे क्या कीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब जब टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर और दूसरा इधर। इसका मतलब एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहा है, जो कि मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हो सकता है, और वी कैन से एक पॉइंट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो at the point of intersection there will be two tangent which is not possible mathematically, or you can say at the point of intersection there will be two direction of electric field which is not possible mathematically. तो I hope so ये clear होगा कि दो electric field lines can never be intersect each other because at the point of intersection there will be two tangent, है ना। दो tangent की वजह से यहाँ पे क्या है, tangent दो possible नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों से, 2 point charge QA is equals to 3 microcoulomb, QB is equals to -3 microcoulomb, है ना प्यारे बच्चों, लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, अपन चार्ज पार्टिकल बना लेते हैं। देखिएगा तो क्वेश्चन करने का तरीका सीखिएगा। तो सबसे पहले कह रहा है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज इधर है, इधर जो है -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है भैया, और इसके बीच का जो सेपरेशन है दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने बना लिया 20 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, What is the electric field at the midpoint of the line? Midpoint बोल रहा है लाइन ज्वाइनिंग AB। अब ये AB की लाइन मान लीजिए मिड पॉइंट जो है O है। अब मिड पॉइंट आप लोग जानते हैं कि ऑब्वियसली मिड पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे आने वाला है, तो ये 10 सेंटीमीटर और यहां से भी कितना प्यार बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब दो चार्जेस के बीच में पूछ रहा है, तो देखिए नेट कितना आ जाएगा। अब एक बात तो आपको पता होगा कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द पॉइंट एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द पॉइंट। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा टुवर्ड्स द पॉइंट। और यू कैन से अल्टरनेटिवली मान लीजिए यहाँ पे Q नॉट चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ फोर्स ऐसे लगाएगा। देखिएगा आपको बताया थे टेल हमेशा जो रहेगा उसी पॉइंट पे रहेगा जिसपे सारा करंट एरिया होने वाला है। सिमिलरली अगर बात करते हैं +3 की वजह से, तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन करेगा इधर की तरफ ये जनरेट, टेल इसी पे होगा, हेड उधर की तरफ चला जाएगा। ओ हो अगर नेट बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने वाला है, मतलब सिंपल जोड़ने वाले हैं
प्लस 3 माइक्रोकूलम की वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस 3 माइक्रोकूलम की वजह से। तो कितना आने वाला है k q1 मतलब k इंटू 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस k इंटू 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया प्यारे बच्चों? माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आइए कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग करते हैं। तो देखिएगा कितना आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ k इंटू 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए किसी भी एक चार्ज का सेपरेशन जो था कितना था 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट मींस 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली। तो कितना आने वाला है 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर अपन सॉल्व करते हैं तो देखिएगा इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा -6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा -4 और ये 2, तो कितना आ जाएगा, ये सिंपली देखेंगे तो आप -1 है तो ये आ जाएगा +2। अब ये ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर -6 इंटू -6 नहीं होगा क्या, दोनों ऐड हुआ? अरे भाई ऐड हुआ, माइक्रोकूलम तो एक ही है ना यार, माइक्रो तो एक ही है, मल्टीप्लाई में नहीं है माइक्रो इंटू माइक्रो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई में नहीं है कि माइक्रो इंटू माइक्रो दो बारी -6 लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा, ऐड हुआ है। चलिए अब देखिए कितना आ जाने वाला है, तो ये कितना आ गया 6 + 2 8, दैट मींस आने वाला है कितना, सॉरी 9 + 2 11, 11 - 6 तो आगे आने वाला है 5, मतलब 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो आई होप सो ये चीजें क्लियर हुआ होगा कि इसका जो आंसर आने वाला है 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, अकॉर्डिंगली आप शिफ्ट कर सकते हैं 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। आप देख लीजिएगा जो भी आपका आंसर बुक में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। ओके तो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मजा आ रहा है यार, समझ आ रहा है चीजें, तो लाइक ठोकिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सिस्टम has two charges QA is equals to 2.5 into 10 raised to the -7 coulomb, QB is equals to -2.5 into 10 raised to the -7 coulomb, located up at a point A 0,0, -15, मतलब ये क्या है भैया, -z एक्सिस आपको दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, एंड B 0,0, +15 मतलब +z एक्सिस है रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। आप एक बात जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल अपन बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज फाउंड विद द हेल्प ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बना, तो नेट चार्ज कितना भैया 0। तो पहले का आंसर आप बता चुके हैं, टोटल चार्ज कितना आने वाला है 0 आने वाला है। चलिए फिर भी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा मजा आएगा आपको। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड ये हमारा आने वाला भैया जेड एक्सिस। ओके तो ये डॉटेड इसका बढ़ा लेते हैं क्योंकि अपन का -z को भी जरूरत पड़ने वाला है। तो देखिएगा अब आपको जो चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज कितना गिवन है प्यारे बच्चों QA, और A पॉइंट कितना है नेगेटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट कितना है, A मान लीजिए है कितना 0,0, -15, और ये चार्ज जो गिवन है दैट विल बी 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 कूलम। सिमिलरली अगर B की बात करते हैं तो B मान लीजिए पॉइंट यहाँ है 0,0,15 पे, जो कि चार्ज कितना गिवन है -2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 कूलम। अब एक बात देखिए ध्यान से, इन दोनों चार्ज को देखिएगा इक्वल एंड अपोजिट है, तो सिंपल है Q टोटल कितना आने वाला है, Q टोटल इज इक्वल्स टू QA प्लस QB, QA प्लस QB। अब ये घिसड़ो ये तो कर ही सकते हो ना यार, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना भाई। चलिए हम लोग करते हैं सिंपल, अगर डायपोल मोमेंटम की बात करते हैं तो P इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं डेफिनेशन वाइज आप लोगों को बता चुके हैं कि डायपोल मोमेंटम इज ऑलवेज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस टू दैट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू डायपोल्स। सिंपल है कि सिंपल है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मतलब कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करने वाले हैं। मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर हम लोग करने वाले हैं -7, और यहाँ पे डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस 15 इधर और 15 इधर, टोटल कितना होने वाला है 30 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 10 रेज़ टू द पावर -2। तो ये कितना आने वाला देखिएगा 2.5 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -8। तो 10 रेज़ टू द पावर -8 मतलब कितना आने वाला है 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। यहाँ पे यूनिट हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे कूलम मीटर। तो सिंपल है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना आ गया 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, या फिर 75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना लिख सकते हैं आप लोग -9 कूलम मीटर। तो
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो यूनिट रखेंगे वो मीटर में रखे होंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर में था। तो चलिए आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपल टोटल चार्ज जोड़ के नेट जीरो, हमेशा याद रखिए कि नेट चार्ज एंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क जो होता है हमेशा जीरो होता है, क्योंकि R क्रॉस F से अगर हम करते हैं तो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंटम 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole। देखिए आप फार्मूला आगे डायरेक्ट फार्मूला पर बच्चों आप लोग जानते होंगे टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, P क्रॉस E। सिंपल है, जहां पे ये जो है भैया ये जो है ना सिंपल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P डायपोल मोमेंटम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायपोल मोमेंटम। ओके, और ये जो रिप्रेजेंट करता है सिंपल E कितना रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है भाई साहब, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है भाई साहब टॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क। टॉ रिप्रेजेंट करता है टॉर्क। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या है, साइन थीटा। तो सिंपल आने वाला है टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा ध्यान रखिएगा किस केस में जो थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आपको गिवन होता है डायपोल मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट जिसके बीच का होता है। तो डायपोल मोमेंटम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा लिख दो यार, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क जो है सिंपल आ जाएगा कितना, P की वैल्यू देखिएगा गिवन है कितना, 4 × 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करते हैं कितना गिवन है, 5 × 10⁻⁵ कितना गिवन है आपको, 4 इंटू साइन थीटा। तो साइन आ जाएगा कितना 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोग को मालूम होगा कितना होता है 1/2। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया ना यार, 2 ने 2 को चेप दिया तो कितना आने वाला है 2, और 2 × 5 आ गया 10, तो 10 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁴। तो सिंपल आने वाला कितना 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट ध्यान रखिएगा न्यूटन मीटर होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 क्या कह रहा है, a polythene piece rubbed with the wool is found to have negative charge of 3 × 10⁻⁷ coulomb. Estimate the number of electron transferred from which to which। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिएगा ये जो वूल है ना ये, और यहाँ पे क्या है पॉलीथीन है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या बोला है, पॉलीथीन है ना। तो पॉलीथीन की अगर बात करते हैं आप लोग को कि पॉलीथीन में जो होगा, पॉलीथीन के केस में क्या होने वाला है, जब इसको रब करेंगे तो वूल से कुछ जो ट्रांसफर हो जाएगा, वूल से ट्रांसफर हो जाएगा किधर की तरफ, पॉलीथीन की तरफ। इसका मतलब वूलन पे चार्ज कैसा आने वाला है, इस पे पॉजिटिव, और पॉलीथीन पे चार्ज कैसा आने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि मास ट्रांसफर हो जाएगा वूल से किधर की तरफ, पॉलीथीन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ये भैया तो डोनेट कर दिया, ले भैया तू ले जा चार्ज ले जा, तो चार्ज दे दिया, मतलब उस पे चार्ज नेगेटिव और इस पे चार्ज पॉजिटिव, मतलब पॉलीथीन पे चार्ज कितना आ जाएगा -3 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, अब अपन बात करते हैं चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा Q = सिंपल लगा दीजिए N × E। अब यहाँ पे कितना होने वाला है -3 × 10⁻⁷। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 3 / 1.6 × 10⁻⁷ + 19, एज सिंपल एज दैट। तो ये हटाएंगे पॉइंट तो आपको क्या आ जाएगा इधर 0, तो आ जाएगा कितना 15, और ये आ जाएगा 8। तो सिंपल आप कर सकते हैं इसको, तो आ जाएगा कितना प्यार बच्चों 1.8 × 10⁻⁴ कितना आने वाला है 12, राइट। तो 1.8 × 10⁻12 ये नंबर से तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो सिंपल इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1.8 × 10⁻12। तो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। बिल्कुल होगा जी, बट वो नेग्लिजिबल होगा जी। क्यों, अगर मास की हम लोग बात करते हैं तो जो मास होता है, मास का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, सिंपल है। तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, और इनटू नंबर्स, तो नंबर्स कितना आया 1.8 × 10⁻⁻, कितना आने वाला है 12।
तो ये अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर आने वाला है 10⁻⁻18 का ऑर्डर आने वाला है। तो देखिए 10⁻⁻18 मास ट्रांसफर होगा, मतलब बहुत छोटा स्मॉल मास होगा, मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, बट मास का ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। और आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, सॉरी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मतलब क्या है, जो वूल होगा वो ट्रांसफर होगा, मतलब कुछ मास का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा किसको, पॉलीथीन को। तो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। तो ये सिंपल वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं और मास वैल्यू इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है देखिएगा प्यारे बच्चों, सिंपल आपको क्या ए पार्ट कह रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each sphere is 6.5 into 10⁻⁻7 coulomb? The radii of A and B are negligible as compared to the distance of separation. मतलब क्या है, आप लोगों को सिंपली इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है, नेग्लिजिबल रेडियस का मतलब आप सिंपल इसको क्या कीजिए, पॉइंट चार्ज मान लीजिए। मतलब क्या है, जो पहला क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब सेंटर टू सेंटर आपको सिंपल है, सेपरेशन गिवन है कितना, यहाँ पे गिवन है QA इज इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, QB इज इक्वल्स टू कितना गिवन है प्यारे बच्चों, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड इसके बीच का जो सेपरेशन है दैट विल बी 50 सेंटीमीटर, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं 0.5 मीटर। अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करते हैं तो सिंपल दो चार्जेस के बीच में कितना हो जाएगा, K इंटू चार्ज ऑन A टू दैट ऑफ चार्ज ऑन B डिवाइडेड बाय R²। अब यहाँ पे जानते हैं आप लोग कि K की जो वैल्यू होती है दैट विल बी 9 इंटू 10⁻9 होने वाली है। यहाँ पे सिमिलरली QA की वैल्यू जो होने वाला कितना 6.5 इंटू 10⁻⁻7, सिमिलरली कितना होने वाला 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होने वाला R² मतलब 0.5 इंटू 0.5, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 0.5 इंटू 0.5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अभी आगे कितना प्यारे बच्चों 5, ये भी आगे कितना सॉरी 13, ये भी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ये देखिए 13 इंटू 13 कितना आ जाएगा 169, तो ये आने वाला है 169 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻ कितना आने वाला है -5, ये 14 और 14 -9 है ना, तो कितना आ जाएगा -5। अब इसको करेंगे आप सॉल्व, तो सिंपल क्या आने वाला देखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 9 इंटू 9 81 81 इंटू 9 इंटू 6 54, तो ये आ जाएगा 1521 इंटू 10⁻⁻5। दैट इंप्लाइज वी कैन सिंपली से 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, और वी कैन सिंपली से कितना 0.015 न्यूटन। तो ये दोनों ही करेक्ट है, जो भी आंसर आप लिखेंगे वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी छोड़ सकते थे आप, करेक्ट आंसर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आई होप से समझ पाए होंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था सिमिलर क्वेश्चन था बिल्कुल। तो चलिए बी पार्ट हम लोग देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट देखिएगा क्वेश्चन का, बी पार्ट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन if each sphere is charged doubled and the distance of is halved। अब यहाँ पे डिस्टेंस को हाफ कर दिया, चार्ज को डबल्ड कर दिया, मतलब क्या होने वाला देखिएगा। अगर मान लीजिए अपन बात करते हैं जनरलाइज फॉर्म, आपको बताता हूं मैं जनरलाइज फॉर्म अगर बात करते हैं तो F इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों, K इंटू QA इंटू QB डिवाइडेड बाय R²। अब देखिए चार्ज को डबल किया तो 2 इंटू 2 हो गया, मतलब 4 हो गया, 4 QA इंटू QB हो जाएगा, सिंपल है यार। अब यहाँ पर डिस्टेंस को हाफ किया मतलब R/2 का होल स्क्वायर होने वाला है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाने वाला है, मतलब 16 टाइम्स K QA इंटू QB डिवाइडेड बाय R²। तो जब भी ऐसा कुछ बोलेगा आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस भी डबल करता तो फोर्स सेम रहने वाला था, कोई भी चेंज नहीं होने वाला था, 4 कैंसिल हो जाता। लेकिन डिस्टेंस हाफ किया तो ये क्या हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, दैट मींस QA QB डिवाइडेड बाय R²। मतलब जो फोर्स आपने निकाला उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा 16 इंटू आपका सिंपल था प्यारे बच्चों कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सिंपल मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो कितना आने वाला देखिएगा, ये आ गया हमारा 16 और ये आ गया 15, तो ये आ गया 0, ये आ गया 11 प्लस 3 14 और ये आ जाएगा 2, दैट मीन्स आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा 0.24 न्यूटन। तो सिंपल आंसर इसका है 0.24 न्यूटन आ जाएगा। 16 टाइम्स हमने सिंपल फोर्स को कर दिया,
तो ये कितना है सिंपल आसान था क्वेश्चन यार, इसमें तो कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं था। सिंपल जैसे जैसे आपको बोला वैसे वैसे जलते जाइए, आंसर आपका आते जाएगा। तो आई होप सो एंजॉय किए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यार खतरनाक खतरनाक तरीका लगाते रहो और खुद को डेवलप करते रहो, ट्राई करते रहेंगे ना तो आपको आ जाएगा। मतलब क्या है कि क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि एक्चुअली में फार्मूला कैसे यूज कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो फिजिक्स डिफिकल्ट है यार, आसान है, एनसीईआरटी डिफिकल्ट लगने लगा आपको तो फिर तो समझ लो कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हो। मतलब पढ़ते ही नहीं, आप रिवीजन करते हैं, जो टीचर समझाना है वो समझने ही नहीं चाहते। अगर आपको आसान लग रहा है तो मजा आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 क्वेश्चन देखिएगा। फिगर 1.30 shows the traces of 3 charged particles in a uniform electric field। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है, इस तरीके से चार्ज गिवन है 3। Which particle has highest charge to mass ratio। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंपल ग्राफ इस तरीके से गिवन है। ऊपर का जो प्लेट है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो ऊपर वाला चार्ज जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगा, नीचे वाला प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अगर आप कैपेसिटर के नाम से इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो देखिएगा इसमें क्या आपसे कह रहा है कि चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होगा। अब एक बात तो क्लियर यहां से कि अगर Q1 एंड Q2 की बात करें, चार्ज पार्टिकल 1 एंड 2 की बात करें प्यारे बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मींस क्या हुआ, पक्का ये दोनों निगेटिव रहा होगा तभी निगेटिव से रिपेल होकर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। यहां तक आपको समझ आया। मतलब ये दोनों चार्ज वैल्यू क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। अगर बात करते हैं Q3 तो Q3 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है थर्ड चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव से रिपेल हो रहा है। मतलब पक्का है कि जो Q3 होने वाला है दैट विल भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, क्योंकि ये इधर की तरफ अट्रैक्ट हुआ थर्ड की तरफ और 2 ने क्या किया, रिपेल किया। अब एक बात देखिए, यहां से अगर मैं बताऊं डॉटेड यहां से बनाया अपन, यहां से डॉटेड बनाए, यहां से डॉटेड बनाए, तो देख पा रहे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन थर्ड चार्ज पार्टिकल का है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकंड चार्ज पार्टिकल एंड फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। तो इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफ्लेक्शन, ये थीटा ज्यादा होने वाला है। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो कितना होता है, Q into E होता है, और ये होने वाला मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज Q into E। अगर अपन यहां से बात करते हैं चार्ज टू दैट ऑफ मास रेशियो, तो मास को इधर डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डिपेंड करता है किस बात पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और जिसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा मास रेशियो, चार्ज टू मास ऑफ रेशियो उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका आने वाला है, थर्ड चार्ज पार्टिकल। तो इसमें लिख देंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल इज मोर बिकॉज द डिफ्लेक्शन इज मोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है। तो आप आई होप सो एक्सप्लेनेशन समझ पाए होंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज पार्टिकल क्यों पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज पार्टिकल क्यों नेगेटिव है और थर्ड चार्ज पार्टिकल क्यों पॉजिटिव है, और ये एक्सप्लेनेशन भी आप लोग कर पाए होंगे। तो लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर on a side whose plane is parallel to the bisect plane। अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप प्लेन बनाइए सबसे पहले x, y एंड z। अब यहाँ जो प्लेन है दैट विल भी क्या है, 3 × 10⁻³ I कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आपको गिवन है। और ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, स्क्वायर कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। स्क्वायर जैसे आपने ड्रॉ किया इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब ये होने वाला प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से होने वाला है आई कैप में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होने वाला आई कैप में। यहाँ से एरिया वेक्टर की अगर बात करते हो तो एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कि इस डायरेक्शन में प्लेन पे परपेंडिकुलर होने वाला है। अगर आप बात करते हैं फ्लक्स का, तो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला कितना होता है, E डॉट ए वेक्टर, मतलब क्या होने वाला है, EA cos थीटा, EA cos थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है, 0 डिग्री। मतलब कितना होने वाला है, EA cos 0 डिग्री, मतलब कितना होने वाला है 1, मतलब कितना होगा E into A। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है आपको प्यारे बच्चों, 3 × 10⁻³ एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो स्क्वायर है, साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 10 × 10 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मतलब कितना होने वाला है, 10 × 10⁻² मीटर, राइट। एरिया वेक्टर मतलब साइड का स्क्वायर कर देंगे तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो जाएगा, -4, मतलब ये 3 और ये 4, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, तो 3 × 10 मतलब कितना आने वाला है 30,
कितना आने वाला है 30, और इसका यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स जो पास करेगा कितना करेगा 30 करेगा, इसमें से सिंपल स्क्वायर के साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर में से। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स, ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगर कह रहा है व्हाट इज द flux through the same square if the normal to its plane makes an angle of 60 degree with the x axis। अब क्या कह रहा है x axis से जो है आप 60 डिग्री का नॉर्मल बनाइए। इसका जो नॉर्मल है ना एरिया वेक्टर मतलब इंक्लाइंड हो जाए, आप कितने पे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाए, मतलब इंक्लिनेशन आप चेंज कर रहे हैं। मतलब क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, आप सिंपल फ्लक्स का फॉर्मूला आगे ना आप लगाइएगा, और फ्लक्स का आगे बी पार्ट देखिएगा क्या कह रहा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा E डॉट A इज इक्वल्स टू E इंटू A इंटू कॉस यहाँ पे थीटा। अब थीटा जो होने वाला नॉर्मल से कितना होने वाला 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हम लिखने वाले हैं। तो मतलब कितना हो जाएगा E इंटू A की वैल्यू निकाल चुके थे डिवाइडेड बाई 2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो सिंपल यहाँ पे रख दीजिए, हम लोग निकाल चुके थे 30, तो 30/2 कितना आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये सिंपल है यार, आप आई होप से समझ पाए होंगे। सिंपल डिवाइड बाय 2 कर दिए तो आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि हम लोग सिंपल यहाँ पे cos 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं कितना 1/2 होता है, और ये की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे अभी भी कितना 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आई होप से ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14 आएगा यहाँ पे, ये 1.14 की बात कर रहा है। तो देखिएगा यहां पे जो होगा दैट विल बी 1.14 है ना, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यहां पे देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि यहां पे आपको सिंपल एक क्यूब बनाना है ना। ये आपने क्या करा, एक क्यूब इस तरीके से बनाया, ये ओके प्यारे बच्चों। अब ये जो है हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये जो हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये जो हमारा क्या हो जाएगा जेड एक्सिस हो जाएगा। अगर अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है दैट विल बिलोंग द किधर था आई कैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आई कैप में वेरी कर रहा था। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो इस तरीके से पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से इस क्यूब से पास कर रहा है दैट मींस जितना इस वाले एरिया से फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही इस वाले एरिया से निकलेगा। दैट मींस अगर अपन बात करते हैं देखिए ये वाला सरफेसेस फ्रंट एंड बैक का जो सरफेसेस है उससे कितना होने वाला फ्लक्स जीरो। क्यों होने वाला है जीरो मैं बताता हूं, क्योंकि ये वाला एरिया वेक्टर जो होगा इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर होगा। दैट मींस एंगल कितना होने वाला है 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री होने वाला, और फाई जानते हैं कितना होता है E इंटू A इंटू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना होने वाला है प्यारे बच्चों जीरो। दैट इज वाई फ्लक्स ऊपर नीचे जो फ्रंट एंड बैक का जो सरफेसेस है उसे जीरो। अब ये दो सरफेसेस जो इधर बना साइड में, तो इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो देखिएगा ये वाला फेस की अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट का, ये वाली पार्ट की अगर हम बात करते हैं, ये वाला फेस का मतलब ये देखिएगा मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को ऐसा। तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर की तरफ है, एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली आउटवर्ड मतलब एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस E इंटू ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos 180 डिग्री बनने वाला। डिटेल में अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा E इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री। दैट मीन्स आने वाला कितना माइनस E इंटू ए। अगर हम बात करते हैं इधर ये वाले सरफेस का, तो ये वाले सरफेस का अगर बात करें हम लोग, ये वाला सरफेस का अपन बात करते हैं, तो ये वाला सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर नॉर्मली आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू E इंटू ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। नॉर्मली आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों इधर हो गया। तो एंगल कितना बना दोनों के बीच में 0 डिग्री। दैट मींस फ्लक्स जो आ गया कितना आ गया E इंटू ए, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू हो गया 1। अब टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स कितना बात कर लेंगे प्यारे बच्चों, सिंपल है माइनस E इंटू ए प्लस E इंटू ए, दैट इंप्लाइज कितना होने वाला है 0। क्योंकि आप लोग एक बात तो जानते हैं ना कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसको सिंपल ऐड कर देंगे। बाकी सरफेसेस से अगर बात करें ऊपर नीचे बाकी सारे सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 0। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना फील्ड लाइंस एंटर किया उतना ही फील्ड लाइंस बाहर आया है। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा 0। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है, केयरफुली मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स
that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 raised to the power 3 Newton meter square per coulomb. What is the net charge inside the box? अब देखिए अगर नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स की अपन बात करते हैं तो देखिए सिंपल है, आपको यहाँ पे गॉसियन सरफेस के थ्रू अगर हम बात करते हैं फ्लक्स की तो गॉस लॉ आपको लगाना आना चाहिए। तो गॉस लॉ जो होता है सिंपल होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जैसे लगाया आपने यहाँ पे चार्ज निकल पाए फाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फाई की वैल्यू देखिएगा सिंपल गिवन है 8 into 10 raised to the power 3 8 into 10 raised to the power 3। अगर आप हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 1/36 पाई into 10 raised to the power -9, या फिर आप सिंपल कह सकते हो 8.85 into 10 raised to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए बच्चों तो कितना आ जाएगा 8.85 into 10 raised to the power -12। अभी वैल्यू जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया तो सिंपल जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8.85 को तो कितना आ जाएगा 8 into 5 40 और ये 64 तो आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा कितना 8 into 64 तो ये आ जाएगा 70.8 into 10 raised to the power -9 70.8 into 10 raised to the power -9 कूलम। अगर आप बात करते हैं हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें यूनिट में तो देखिएगा जो Q की वैल्यू है कितना हो जाएगा 70.8 नैनो कूलम और वी कैन से सिंपली से ये कितना आ जाएगा 0.07 माइक्रो कूलम। तो आप जिस फॉर्म में आंसर निकालना चाहते हो उस फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे भी छोड़ देंगे तब भी आंसर आपका करेक्ट है। तो चार्ज वैल्यू सिंपल आपका आ चुका है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट क्या कह रहा है। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0 कुड यू कंक्लूड दैट द देयर वेयर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स व्हाई और व्हाई नॉट। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या हम लोग ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जो नॉट आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा थ्रू द बॉक्स से 0 होगा। ऑब्वियसली नो यार, ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है ऐसा हो कि नेट चार्ज इनसाइड द ब्लैक बॉक्स जो होगा इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव में प्रेजेंट हो सकता है, तो ऐसा हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे -2 था, यहाँ पे भी -2, या फिर यहाँ पे -70 माइक्रोकूलम का था, यहाँ पे +70 माइक्रोकूलम का था, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कोई ये जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, बिकॉज नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज नॉट 0 बिकॉज मे हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इस तरीके से आप वैल्यू को लिख सकते हैं, राइट। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है, अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेगुलर क्लास में भी डिस्कशन करा चुके हैं कि सिंपल यहाँ पे है। तो ये सिंपल क्या है प्यारे बच्चों, आपको क्यूब का एक फेस है। ये क्या है आपका क्यूब का एक फेस है। तो देखिएगा ये मान लीजिए क्यूब है, ये अभी क्यूब का जो ये फेसेस है तो ये वाला फेस जो है हमारा क्यूब का फेस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये फेस से आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मतलब एक क्यूब से जो फ्लक्स पास करता है टोटल, अगर हम बात करें कि यहाँ पे सेंटर पे अगर चार्ज रखा होता तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस फेस कितना हो जाता, phi is equals to q in upon epsilon naught, टोटल चार्ज प्रेजेंट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करते हैं फ्लक्स थ्रू वन फेस, अगर टोटल फेसेस कितने होते हैं तो आप देख रहे हो क्यूब में टोटल फेसेस 6 होते हैं, क्योंकि चार्ज इनसाइड ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्यों बनाया, इसलिए बनाया ताकि चार्ज को सेंटर में ले आए। और सेंटर ऑफ चार्ज अगर बॉडी का होता है तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स कितना होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट किसी भी क्लोज्ड कंडक्टर के लिए यूजिंग गॉस थ्योरम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक फेस से हम लोग निकाल दिए, तो एक फेस से क्या होगा, क्यू टोटल डिवाइडेड बाई कितना 6, क्यू टोटल डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे देखिएगा सिंपल है कि ये स्क्वायर 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिएगा। तो ये पार्ट अपन सॉल्व करते हैं, देखिएगा प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा phi इज इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सॉल्व कर लीजिए। तो क्यू इन गिवन आपको कितना गिवन था क्वेश्चन में, 8 माइक्रोकूलम या 10 माइक्रोकूलम, यार देखना ये आपका गिवन है, कितना चार्ज गिवन है प्यारे बच्चों, सिंपल है, अ चार्ज ऑफ 5 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, 10 यहाँ पे देखिएगा गिवन आपको क्या 10 माइक्रोकूलम, राइट। तो देखिए 10 माइक्रोकूलम हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे, तो कितना आने वाला है देखिएगा, आ जाएगा ये 10 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 6 इंटू, मैं इसका वैल्यू रख रहा हूँ 1/10⁻⁻⁶
36 पाई इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर जाकर 36 पाई इंटू 10⁻, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -5 + 9, नीचे से ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा 6, तो आ जाएगा कितना 6 पाई इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये +4। तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना Nm²/कूलम। अब इसका पाई की वैल्यू 3.14 रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू आपको निकालना होगा वो डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। अब यहाँ पे सिंपल है ना यार, अगेन सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको एक पॉइंट चार्ज रख दिया सेंटर ऑफ द क्यूब, है ना, सेंटर ऑफ द क्यूब। अगेन सिंपल आप बनाएंगे क्यूब, तो सिंपल आपने क्यूब जब बना लिया तो कुछ इस तरीके से क्यूब आप बना लिए, और जिसका कि साइड आप लेंथ आपको गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना पास करने वाला है, अगेन Q∞/ε0। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे साइड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या यार, साइड लेंथ पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब डायमेंशन पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा। अब अपन बात करते हैं कि फ्लक्स कितना होगा, तो Q इन जो अंदर में चार्ज गिवन है, तो देखिएगा स्क्वायर का जो साइड लेंथ गिवन है 9 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। अब यहाँ पे जो सेंटर पे चार्ज रखा दैट विल बी 2 माइक्रोकूलम, दैट मींस 2 × 10⁻⁻⁶ अगेन रखने वाले हम लोग, और ε0 की वैल्यू अगेन हम लोग रखने वाले यहाँ पे देखिएगा। तो ε0 का कितना होने वाला है 8.85, और यू कैन से अगेन मैं लेके चलूंगा उस तरीके से 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻⁹। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है इसमें कैलकुलेशन में, दैट इज वाई आप लोग को ये बता रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। देखिए तो ये सिंपल है, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, दैट मींस 8 पाई इंटू 10⁻3। तो ये सिंपल आंसर आ चुका है। अब इसके पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, तो 8 × 3.14 रख देंगे आप इंटू 10⁻3, तो यह आ जाएगा Nm²/कूलम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर आपका आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1 × 10⁻³ Nm²/कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius centered on the charge if the radius of the Gaussian surface would be doubled। अब अभी चर्चा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर मान लीजिए डायमेंशन जो मर्जी हो उस पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड मीडियम पे डिपेंड करता है ε0 पे। तो अगर मान लीजिए फ्लक्स की जो वैल्यू था प्यारे बच्चों कितना था, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय ε0। अब रेडियस को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 10 टाइम्स कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, फ्लक्स विल रिमेन सेम। कितना रह जाएगा -1 × 10⁻³ Nm²/कूलम। नेक्स्ट बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वैल्यू अगेन सेम निकालेंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या है, सिंपल आप कर देंगे Q∞/ε0। अगेन आप क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालेंगे कितना 5 × ε0 प्यारे बच्चों, और 5 की वैल्यू आपको गिवन है कितना -1 × 10⁻3, तो ये आ जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। अगर अपन बात करते हैं, इधर रखिएगा आप -12 में इसलिए रखा मैंने 8.85 के फॉर्म में, ताकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करना था, सिंपल इजी था। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -8.85 × 10⁻⁻9 Nm²/कूलम। तो ये फ्लक्स आ गया इस केसेस में, है ना। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन होता है, मतलब आपको सिंपल है कि आपको जो वैल्यू गिवन है उसमें ध्यान दीजिए, जो केयरफुली कैलकुलेशन कीजिए, आपको पता चलता रहेगा। यहाँ पे डायमेंशन की बात किया था, रेडियस डबल किया था, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, कंडक्टिंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ नोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 × 10⁻³ Nm/कूलम and points radially outward, what is the net charge on the sphere। अब देखिए यार यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है ना, अगर मान लीजिए सॉलिड हो या हॉलो, तो अगर मान लीजिए इसका रेडियस आपको गिवन था कितना प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर का, राइट। यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर आपसे पूछ रहा है, तो 20 सेंटीमीटर आपसे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो आप लोग को प्रॉपर्टी से पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फेरिकल बॉडी सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, आउटसाइड वैसे बिहेव करता है जैसे एक पॉइंट चार्ज करता है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है kq/r²। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सिंपल है, q की वैल्यू कितना आने वाला है, q की वैल्यू आने वाला है E × r² डिवाइडेड बाई k। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन था 1.5 × 10⁻³ Nm/कूलम, r की वैल्यू
आर जो गिवन है कितना गिवन है प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो जहां आपको चाहिए वो वाला डिस्टेंस लेंगे सेंटर से, तो कितना लेने वाले हम लोग 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 20 और स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ राइट। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, ये अपन अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ये 20 और 20 मतलब कितना आने वाला है 5 और ये आ जाएगा 4, तो कितना आने वाला है 10⁻⁹ 10⁻⁹ और ये आ जाएगा 1.4 और इंटू कितना आ जाएगा 4 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 9। अपन अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 60 मतलब आने वाला है 6.67, कितना आने वाला है 6.67 नैनो कूलम, 6.67 नैनो कूलम। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा चार्ज वैल्यू, तो चार्ज वैल्यू आ जाएगा जो स्फीयर के अंदर है वो कितना आ जाएगा 6.67 नैनो कूलम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो समझ आया होगा सिंपल डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसके बेस हम लोग कैसे निकालते हैं चार्ज वैल्यू को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा सिग्मा, अगर बात करते हैं हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया की बात करते हैं तो कितना होने वाला है चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं चार्ज, तो कितना होने वाला है बच्चों सिग्मा इंटू ए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको क्या गिवन है डायामीटर, राइट। यहाँ पे क्या गिवन है डायामीटर, तो डायामीटर की बात करते हैं तो देखिएगा क्या गिवन है डायामीटर, दैट मींस रेडियस कितना होने वाला है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर का। अब यहाँ पे देखिएगा सिग्मा की वैल्यू कितना गिवन है 80। अगर एरिया की बात करते हैं स्फेरिकल बॉडी तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2। अपन को यहाँ पे 10⁻⁻² करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में गिवन है वैल्यू, तो ये सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये माइक्रो में गिवन था तो इंटू आपको करना पड़ेगा 10⁻⁻6 क्योंकि ये माइक्रो कूलम में गिवन था। तो ये कितना आ जाएगा 320 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2 मतलब हो जाएगा 1.44। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 10⁻⁻6, तो कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई कर लीजिए वैल्यू तो आ जाएगा 1446.6 इंटू 10⁻⁻6, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1.45 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻3 कूलम। दैट इंप्लाइज हमारा जो चार्ज वैल्यू आ चुका है प्यारे बच्चों, चार्ज वैल्यू कितना आ चुका है, चार्ज वैल्यू हम लोग सिंपल लिख सकते हैं चार्ज वैल्यू इज इक्वल टू 1.45 मिली कूलम, राइट। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा देखिएगा, तो सिंपल है टोटल फ्लक्स तो आप लोग सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग को पहले से पता है कि फ्लक्स जो होता है बेसिकली कितना होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिएगा चार्ज की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1.45 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो आ जाएगा कितना 1.45 मतलब 14.5 अपन कर लेते हैं, तो 8.85 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻⁻12 9, तो आ जाएगा 10 कितना 8, ठीक है ना। एक जीरो मैंने नीचे शिफ्ट कर लिया 9 से, तो ये आ जाएगा। तो ये सॉल्व कीजिए अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा कितना, तो ये 8, तो ये 1.6 इंटू 10⁸, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना आने वाला है 8 न्यूटन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका डायरेक्ट आ गया फ्लक्स। तो सिंपल आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते थे, सिंपल पहले चार्ज वैल्यू निकालना था। अब आपको 3 तरीके के लीनियर चार्ज डेंसिटी पता होगा। सबसे पहला होता है क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप लोगों को कितने बारे में पता था वो लिखिएगा। एक होता है पॉइंट चार्ज, आप लोग पॉइंट चार्ज के बारे में जानते हैं क्यों होता है। तो आई होप सो ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखिए, हम लोग एंड तक पहुंचने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, an infinite line charge produce an electric field 9 into 10⁻⁴ Newton per coulomb at a distance of 2 cm. Calculate the linear charge density. अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया और नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर लाइन चार्ज की हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो किसी भी डी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट की वजह से, जनरल फार्मूला अपन को लिख देते हैं, तो कितना होता है k लैम्डा डिवाइडेड बाई d इंटू साइन थीटा 1
प्लस साइन थीटा 2। ये जनरलाइज फार्मूला मैंने आपको लिख दिया परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज की वजह से। पैरेलल टू द लाइन चार्ज कितना होता है, अगर पैरेलल की बात कर लेते हैं तो होता है k लैम्डा बाई डी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये होता है फार्मूला जनरलाइज्ड। ये पैरेलल की बात करते हैं तो, परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर के केस में दोनों एंगल जो होता है थीटा 1 थीटा 2 दोनों क्या होने वाला है 90 डिग्री होने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है थीटा 1 और थीटा 2 दोनों वैल्यू 90 डिग्री होने वाला है। सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये वाला 0 हो जाएगा पार्ट और ये हो जाएगा कितना 2k लैम्डा बाई डी। अब यही आपसे पूछ रहा है, लॉन्ग लाइन चार्ज बोले तो समझना आपको इनफाइनाइटी है। अब यही आपसे पूछ रहा है वैल्यू, तो देखिएगा क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर देखिएगा 4 आपको गिवन है क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू के की वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हम लोग करने वाले हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। 2 ने 2 को चेप दिया। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों कितना होने वाला है, ये आ जाएगा यहाँ पे 9 है 9 को चेप दिया तो कितना आ गया लेमडा इज इक्वल्स टू, दैट इंप्लाइज लेमडा इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 2 और इधर से आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 9, तो आ जाएगा कितना 10 रेज़ टू द पावर, एज सिंपल एज दैट 10 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -9, तो आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -7। तो ये किस में आ जाएगा आपको कूलम पर मीटर आ जाएगा, किस में आ जाएगा कूलम पर मीटर। मतलब हर एक मीटर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कितना होगा 10 रेज़ टू द पावर -7 कूलम पर मीटर। अब हम लोग चलते देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आई होप सो ये क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 2 large thin metal plate are parallel and close to each other on their inner faces. The plate have the surface charge densities of opposite sign and magnitude of 17 into 10 raised to the minus 22 coulomb per meter square. What is E? That means electric field in the outer region of the first plate. अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लेट आपको बना देते हैं। तो आपको इस तरीके से कुछ प्लेट बोल रहा है, इस तरीके से आपको क्या है प्लेट गिवन है, ये एक है और सेकंड जो है इसका नियर टू द प्लेट है कुछ ऐसा, राइट। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो इनर फेसेस इस तरीके से फेस कर रहा है। अब ये जो फेस है और ये जो फेस है इन दोनों के बीच, अब यहाँ पे क्या कह रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ये मान लीजिए प्लेट 1 है और ये प्लेट हमारा क्या है बच्चों 2 है। अब ये जो है प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा इक्वल एंड अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए ले लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसी भी सिंगल प्लेट की वजह से। यहाँ पे देखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी सिंगल प्लेट का, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। बहुत सुंदर। अब देखिए इस बात पे अगर बात करेंगे तो इसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा रिपल्सन, और उसकी वजह से क्या होगा प्यार मिलेगा तो क्या होगा अट्रैक्शन। अब देखिए इक्वल एंड अपोजिट को डीच करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ और इधर करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ, तो नेट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा फाई नेट जो हो जाएगा एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू कितना होने वाला है 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिपल्सन होने वाला है। तो अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एज सिंपल एज दैट। तो आ जाएगा अगेन 0। नेक्स्ट क्या रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। अब सेकंड प्लेट का आउटर रीजन में अगेन इसकी वजह से प्यार मिलेगा और सेकंड प्लेट की वजह से क्या होगा दुश्मनी मिलेगा इसकी वजह से, तो ये दुश्मनी मिला मतलब इधर की तरफ। अब यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना इधर खींचा यार उतना इधर खींचा तो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ 0 हुआ ना, इधर जितना उधर इतना, मतलब इधर से प्यार मिल रहा है इधर से दुश्मनी मिल रहा है, तो नेट फ्लक्स मेरा कितना हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है अगेन 0 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। उस तरीके से अगर बात करते हैं बिटवीन द प्लेट्स, अब बिटवीन द प्लेट्स की अगर आप बात करते हैं तो बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा इसकी वजह से प्यार मिलेगा और इसकी वजह से दुश्मनी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है ट्वाइस होने वाला है, मतलब 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। सिंपल जोड़ दीजिए तो आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अपन इसका वैल्यू अब कैलकुलेट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार, है ना, मतलब अब बस होने वाला है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा E इज इक्वल्स टू ई नेट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन सिग्मा की वैल्यू देख लेते हैं ऊपर कितना है, तो सिग्मा की वैल्यू गिवन है प्यारे बच्चों 17 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 22, राइट। अब देखिएगा तो ये कितना होने वाला है 17 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 22 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। तो ये सॉल्व कर लीजिए तो ये कैंसिल होने वाला है, कितना होने वाला है 10 रेज़ टू द पावर
-10 के ऑर्डर में आने वाला, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 18, और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2 के अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 1.9 लिख लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये सेशन एंजॉय किए होंगे, अगर सेशन एंजॉय किए हैं तो मजा करो यार, और लाइक करो और अच्छे से प्यारा से कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं, है ना। और इस तरीके से सेम सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कशन लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।